नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग टीजीटी पीजीटी 2021 के लिए इतिहास का चौथा प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, जो लोग सामाजिक विषय यानी कि एसएसटी से टीजीटी दे रहे हैं उनके लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को जो है लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और इसके पहले 3 सेट जो है वो अपलोड हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। और जो लोग भूगोल से दे रहे हैं उनके लिए भी प्रैक्टिस सेट यानी कि मॉडल पेपर जो है अपलोड किया गया है, और नागरिक शास्त्र का भी मॉडल पेपर यानी कि प्रैक्टिस सेट भी अपलोड किया गया है। वो भी आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत एक खोज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे डी विकल्प से होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1944 1944 के अप्रैल सितंबर के बीच अहमदनगर की जेल में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। और इस पुस्तक में नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आज़ादी तक विकसित हुए भारत की बहुविध समृद्ध संस्कृति, धर्म और जटिल अतीत को वैज्ञानिक दृष्टि से इन्होंने लिखा है। तो डी विकल्प सही है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत चीन पंचशील संधि पत्र को कब हस्ताक्षर किए गए। तो किया गया था 1954 में। सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। भारत चीन के बीच नई दिल्ली में 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत को लेकर एक समझौता हुआ, जो कि पंचशील समझौता या पंचशील संधि के नाम से जाना जाता है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई थे। तीसरा क्वेश्चन है, भारत को जब स्वतंत्रता मिली थी तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो यहाँ सी विकल्प से होगा, क्लेमेंट एटली। भारत को जब स्वतंत्रता मिली तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। और फरवरी 1947 में क्लेमेंट एटली ने भारत की आज़ादी की घोषणा की। वह जून 1948 के पूर्व सत्ता भारतीयों को सौंप देंगे। चौथा क्वेश्चन है, गांधी को राष्ट्रपिता का नामकरण किसने किया। तो यहाँ पे डी विकल्प से हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, और महात्मा गांधी को पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। 4 जून 1944 को सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए उन्होंने जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा था। पांचवा क्वेश्चन है, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे सी विकल्प से होगा, UN मुखर्जी और लालचंद्र 1 और 2 दोनों ने। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना 1909 ईस्वी में UN मुखर्जी और लालचंद ने किया। लालचंद ने हिंदू हितों पर बल दिया तथा हिंदुओं में पृथकतावाद की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया। और 1915 ईस्वी में हिंदू महासभा की स्थापना के बाद वे उससे सक्रिय रूप से जुड़े रहे, और ये लाला लाजपत राय के निकट सहयोगी भी थे। छठवां क्वेश्चन है, प्रथम अखिल भारतीय किसान संगठन ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में जिसके नेतृत्व में गठित की गई थी वे थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ये भारत के राष्ट्रवादी नेता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वे एक बुद्धिजीवी लेखक, समाज सुधारक, क्रांतिकारी, इतिहासकार एवं किसान नेता थे। इन्हें किसान आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को। सातवां प्रश्न है, पाकिस्तान बनाने के विचार का प्रथम प्रणेता रहे हैं कौन। तो ये रहे हैं सर सैयद अहमद खान। सी विकल्प से हो जाएगा। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। तो यदि पूछा जाए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो रहमत अली के द्वारा किया गया था। और सर सैयद अहमद खान ने पाकिस्तान के निर्माण की कल्पना की थी। मोहम्मद अली जिन्ना ये स्वतंत्र पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे। 8वां क्वेश्चन है, तत्वबोधिनी पत्रिका
का प्रारंभ किसने किया था? तो यहाँ पे सी विकल्प सही होगा, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। तत्वबोधिनी पत्रिका महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा 16 अगस्त 1843 से शुरू की गई थी और यह तत्वबोधिनी सभा की पत्रिका थी जिसका प्रकाशन 1883 ईस्वी तक होता रहा और यह कोलकाता से बांग्ला भाषा में प्रकाशित होती थी और ब्रह्म धर्म के प्रचार के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। 9वां प्रश्न है, बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने शुरू किया था? तो B.R. अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर ने। बहिष्कृत भारत पत्रिका भीमराव अम्बेडकर ने कोरेगांव भीमा के युद्ध स्मारक की यात्रा से प्रारंभ की और 3 अप्रैल 1927 को मराठी में इस पत्रिका को प्रकाशित किया गया था। 10वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के केंद्र और उनके नेताओं पर विचार कीजिए तथा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हुए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले दिया गया है नाना साहब। तो नाना साहब ने कानपुर से नेतृत्व किया था, ए का हो जाएगा यहाँ। दूसरा फिर है नवाब हमीद अली खां, तो इन्होंने दिल्ली से नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का, बी का हो जाएगा पहला। फिर है मौलवी अहमदुल्लाह ने अवध क्षेत्र से जो है नेतृत्व किया था, तो सी का हो जाएगा तीसरा। मनीराम दीवान, इन्होंने वह असम से नेतृत्व किया था, तो डी का हो जाएगा चौथा। तो विकल्प में 2 1 3 4 जिसमें होगा वैसे हो जाएगा, तो 2 1 3 4 आप देख सकते हैं यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार वामपंथी इतिहासकार नहीं है? तो यहाँ डी ऑप्शन सही होगा, R.C. मजूमदार। इनका पूरा नाम है रोमेश चंद्र मजूमदार। ये राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, उन्होंने प्राचीन भारत के इतिहास पर बहुत कार्य किया है। उन्होंने भारत की स्वाधीनता के इतिहास पर भी बल दिया है और उन्होंने कहा था कि 1857 का विद्रोह न तो पहला, न ही राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम था और इनकी पुस्तक द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपुल थी। तो एक कथन पूछा जाता है, याद रखिएगा कि किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह न तो पहला, न ही राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम था, तो यह R.C. मजूमदार के द्वारा ही कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बार किस वर्ष में ICS परीक्षा का आयोजन भारत और ब्रिटेन में एक साथ हुआ था? तो ये 1922 ईस्वी में। वर्ष 1922 में इंग्लैंड और भारत में सर्वप्रथम एक साथ ICS परीक्षाओं का आयोजन किया गया और इस समय भारत के वायसराय यानी कि गवर्नर जनरल जो थे वह थे लॉर्ड रीडिंग। तो लॉर्ड रीडिंग के समय में भारत और ब्रिटेन में एक साथ जो ICS परीक्षा का आयोजन किया गया था 1922 ईस्वी में और भारत में इसका जो परीक्षा केंद्र था वह इलाहाबाद में आयोजित किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे सी विकल्प सही हो जाएगा, लॉर्ड वेलेजली ने। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई सन 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने कलकत्ता में स्थापना किया था, जिसका उद्देश्य नागरिक सेवा के अधिकारियों की भाषा एवं संस्कृति में प्रशिक्षित करना था, परंतु ब्रिटेन के गृह सरकार के विरोध के कारण इसे बंद कर दिया गया। मूलतः इस संस्था की स्थापना शोध एवं प्रकाशन इकाई के रूप में हुआ था, तो सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त से क्या हुआ? तो इसमें सी विकल्प से होगा कि अंग्रेजों का समर्थन करने वाला कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ था। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई थी, जिसमें भूमि लगान का 10/11 भाग कंपनी सरकार को देना था तथा 1/11 भाग वह जमींदार को अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रख लेना था। और इस अस्थायी बंदोबस्त से अंग्रेजों का समर्थन करने वाला एक कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ, जो भारत की आज़ादी तक उनका समर्थक बना रहा। तो ये जो है याद रखिएगा यहाँ पे कि अस्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर के शासनकाल में जो है लागू किया गया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस।
तो यहाँ पे जो है आपका सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है किस सन में हुई थी? तो यहाँ पे ए विकल्प सही होगा, सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हुआ था। ये विकल्प यहाँ सही हो जाए। कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के विनियामक एक्ट द्वारा यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा 1774 ईस्वी में स्थापित किया गया, जिसका मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे को नियुक्त किया गया था। सर एलिजा इम्पे इसके जो है पहले मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। इसके अतिरिक्त अन्य न्यायाधीश में चैम्बरलिन, लिमेस्टर एवं हाइड थे। 16वां क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत ICS के लिए प्रथम परीक्षा इलाहाबाद में आयोजित की गई थी? तो यहाँ पे जो सही होगा डी ऑप्शन, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। और परीक्षा भी हम आपको इसके पहले बताए हैं कि 1922 में जो है आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से मद्रास का वह कौन गवर्नर था जिसने टीपू सुल्तान से मंगलौर की संधि की थी? तो यहाँ पे सी ऑप्शन से होगा, लॉर्ड मैकार्टनी ने। मंगलौर की संधि टीपू सुल्तान तथा मद्रास के गवर्नर लॉर्ड मैकार्टनी के मध्य 1784 ईस्वी में हुई थी। इसके तहत दोनों एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश लौटा दिए तथा दोनों पक्ष में युद्धबंदियों को रिहा करने का समझौता हुआ। अंग्रेजों ने आश्वासन दिया कि वे मैसूर के साथ मित्रता बनाए रखेंगे और मंगलौर की संधि पर वारेन हेस्टिंग्स ने कहा कि मैकार्टनी कैसा आदमी है जो संधि के बावजूद भी कर्नाटक को खो देता है। 18वां प्रश्न है, जनगणना के कार्य का आरंभ किसने किया? तो यहाँ पे ये विकल्प से हो जाएगा, लॉर्ड मेयो। सर्वप्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी, लेकिन 1881 के बाद नियमित दशकीय जनसंख्या जनगणना शुरू हुआ, जो लॉर्ड रिपन ने शुरू किया था। तो यहाँ से जो है दो प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले जनगणना किसने शुरू किया था, किसके समय में? तो लॉर्ड मेयो के समय में शुरू हुआ था 1872 में। और जो है नियमित दशकीय जनगणना किसके शासनकाल में शुरू हुआ? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 ईस्वी में। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में 17वीं शताब्दी में कौन सी नई फसलें आईं? तो यहाँ पे ए ऑप्शन से होगा, तंबाकू और मक्का। 17वीं शताब्दी में तंबाकू और मक्का पुर्तगालियों ने भारत में लाया था, और अन्य सभी जो है ये प्राचीन काल से ही भारत में प्राप्त हैं, गन्ना और नील, चना और जौ, धान और बाजरा। तो 17वीं शताब्दी में आपका तंबाकू और मक्का, ये किसके दिन है, किस देश का? तो पुर्तगालियों का। अगला जो क्वेश्चन है, किसे भक्ति आंदोलन का संस्थापक माना जाता है? तो यहाँ पे डी विकल्प से हो जाएगा, रामानुजाचार्य को। शंकराचार्य को भक्ति काल का प्रथम प्रचारक माना जाता है, और भक्ति आंदोलन का प्रारंभिक प्रतिपादक महान वैष्णव गुरु रामानुजाचार्य को माना जाता है। और ये सगुण ईश्वर में विश्वास रखते थे। इन्होंने विशिष्ट द्वैत दर्शन का प्रतिपादन भी किया है। और माधवाचार्य का विश्वास द्वैतवाद में था। और निम्बारकाचार्य जो सी ऑप्शन में यहाँ दिया गया है, ये रामानुज के समकालीन थे और ये द्वैत दर्शन में विश्वास रखते थे तथा ईश्वर के प्रति समर्पण पर बल देते थे। तो यहाँ पूछा गया भक्ति आंदोलन का संस्थापक किसे माना जाता है? तो रामानुजाचार्य को। 21वां क्वेश्चन है, किताबुल हिंद के रचयिता हैं? यहाँ सी ऑप्शन से होगा, अल-बरूनी। किताबुल हिंद ए अल-बरूनी द्वारा अरबी में लिखित एक कृति है। इस ग्रंथ में धर्म, दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून तथा विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में यह विभाजित है। तो पूछा गया किताबुल हिंद के रचयिता कौन है? तो अल-बरूनी। 22वां क्वेश्चन है, तुर्की जनजातियों में कौन शामिल नहीं है? तो इसमें संसबनी शामिल नहीं है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वीं सदी में जो है तुर्की ने मध्य एशिया से हटना प्रारंभ किया और एक के बाद एक
रज्जुक, गुज, खिलाई, एलवरी, करलूग आदि जो है विभिन्न तुर्क जातियां इस्लामी प्रदेशों में प्रवेश करती चली गईं, जहां उन्होंने जो है स्वतंत्र राज्य स्थापित किए। संसबनी का संबंध तुर्क जनजातियों से नहीं है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप अनअकैडमी पे यूपीपीएससी और यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन जो है लेना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं अभी लेने के बारे में, तो आप लोग जो है जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, और ना बहुत जल्द ही यूपीपीएससी और यूपीएससी के सब्सक्रिप्शन का फीस जो है बढ़ने वाला है, प्राइस बहुत जल्दी ही हाइक होने वाली है। तो यदि आप सोच रहे हैं सब्सक्रिप्शन लेने के लिए तो जल्दी कीजिए, जो है सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिए, वरना आपको जो है फीस में जो है बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अभी आपको करेंट रेट में ही जो है सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, और सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर ज़रूर यूज कीजिएगा, जिससे आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये रेफरल कोड यूज ज़रूर कीजिएगा। किसी भी बैच का यदि आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं किसी भी कोर्स का, तो रेफरल कोड जो है यदि यूज करते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है आपको मिल जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन यदि लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आप लोग जल्दी से जल्दी जो है ले सकते हैं और अपनी तैयारी जो है शुरू कर सकते हैं। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेर शाह सूरी ने भाग लिया था? तो यहाँ आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है। पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध आपको याद होगा 1526 ईस्वी में ये हुआ था, जिसमें हेमू और बाबर नहीं, अकबर का संरक्षक था बैरम खां, तो इनके बीच हुआ था। उस समय अकबर की उम्र मात्र 13 वर्ष की थी। हालांकि अकबर ने भी जो है इस युद्ध में भाग लिया था। उसके बाद पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। तीसरे युद्ध में मराठों की पराजय हुई, मराठों और अफगान सेना के बीच हुआ था, अहमद शाह अब्दाली के बीच, जिसमें मराठों की पराजय हुई थी। और शेर शाह सूरी ने जो है बाबर से युद्ध किया था 1528 ईस्वी में, जो कि चंदेरी का युद्ध कहलाता है। तो यहाँ पे आपका डी विकल्प से होगा, इनमें से किसी में भी नहीं। 24वां क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया था? तो यहाँ डी विकल्प से होगा, अकबर ने। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार अकबर ने किया था, और अकबर ने 1580 ईस्वी में अपने संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित किया। किंतु शासनकाल के अंतिम समय में दक्षिण भारत की बरार, खानदेश एवं अहमदनगर की विजय के पश्चात सूबों की संख्या बढ़कर कितना हो गया? तो 15 हो गया था। 25वां प्रश्न है, समकालीन इतिहासकारों के द्वारा किस मुगल सम्राट को मुजहिद की उपाधि दी गई थी? तो यह दिया गया था शाहजहां को। सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। समकालीन इतिहासकारों के द्वारा मुगल सम्राट शाहजहां को मुजहिद की उपाधि दी गई थी, और 1628 ईस्वी को शाहजहां अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहब किरान ए सानी शाहजहां के नाम से शासक बना। 26वां क्वेश्चन है, राज दरबार में मीर ए तुजुक शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो प्रमुख सचिव के लिए यह प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 27वां क्वेश्चन है, रज्मनामा फारसी अनुवाद है किसका? तो यह है महाभारत का। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। रज्मनामा हिंदुओं के प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत का फारसी भाषा में किया गया अनुवाद है, और महाभारत का फारसी अनुवाद मुगल बादशाह अकबर के आदेश से बदायूनी, नकीब खां और अब्दुल कादिर ने रज्मनामा नाम से किया था। 28वां क्वेश्चन है, अकबर ने किस जैन आचार्य को सम्मानित किया था? तो वह थे हरिविजय सूरी। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हरिविजय सूरी ये 1526 से 1595 ईस्वी तक जैन मुनि थे। इन्होंने अकबर को जैन दर्शन के बारे में समझाया था, और अकबर इनसे इतना प्रभावित हुआ कि इसने जो है इनको जगत गुरु की उपाधि भी दी थी। किसकी उपाधि? तो जगत गुरु की उपाधि अकबर के द्वारा हरिविजय सूरी को दी गई थी। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री 6 बार भारत आया था? तो वह था जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। फ्रांसीसी यात्री था टेवर्नियर। इसने 1638 से लेकर के 1663 के बीच 6 बार भारत की यात्रा की थी। यह पेशे से जौहरी था तथा मुगल शासक शाहजहां के काल में ये भारत आया।
इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है ट्रेवल्स इन इंडिया। इसमें औरंगजेब एवं शाहजहां के शासनकाल का विस्तार पूर्वक वर्णन भी है। 30वां क्वेश्चन है, बलबन के द्वारा विजय के स्थान पर सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक कारण नहीं था? तो इसमें डी ऑप्शन से हो जाएगा, उसका कमजोर स्वभाव। बलबन ने तुर्की सल्तनत की रक्षा का सुप्रबंध किया और उसे नया जीवन प्रदान किया। यही उसका सबसे महान कार्य था। वह दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति था। उसने आंतरिक शांति की पुनः स्थापना की और सल्तनत की उत्तर पश्चिमी सीमाओं की रक्षा के लिए समुचित प्रबंध करके उसको मंगोलों के आक्रमण से बचाया। 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टभुजीय मकबरा है? तो वह सिकंदर लोदी का मकबरा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। लोदी काल में स्थापत्य कला के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्माण हुए। इस काल में बड़ी संख्या में मकबरों का निर्माण हुआ, जो अधिकतर खाने जहां तेलंगानी के मकबरे के अनुसरण पर बनाया गया है। और खाने जहां तेलंगानी का मकबरा अष्टभुजी मकबरे का एक सुंदर उदाहरण है। हालांकि सिकंदर लोदी के समय में स्थापत्य के क्षेत्र में एक नए ढंग की शुरुआत हुई, जिसमें एक गुंबद की जगह 2 गुंबदों का निर्माण शुरू हुआ। और पर्सी ब्राउन ने सैयद और लोदी के काल को मकबरों के युग के नाम से भी संबोधित किया है। तो ये विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने अपनी रचना आशिका किसके आदेश पर लिखी? तो यहाँ पे बी विकल्प से हो जाए, खिज्र खां के आदेश पर। आशिका की रचना अमीर खुसरो ने खिज्र खां के आदेश पर किया था और इसकी रचना पद्य में मूलतया गुजरात के राजा कर्ण की पुत्री देवल देवी और अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां के प्रेम का वर्णन किया गया है। इसमें खिज्र खां के नैतिक पतन का भी वर्णन मिलता है। तो ये पूछा जाता है आशिका किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो की। 33वां क्वेश्चन है, वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायब खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, याद रखिएगा। बी ऑप्शन से हो जाएगा, बलबन। बलबन स्वयं को नायब खुदाई यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधि कहता है। और इस प्रकार बलबन के राजत्व सिद्धांत का स्वरूप और सार फारस के राजत्व से प्रेरित था। उसके अनुसार राजा जिल्ले अल्लाह अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। बलबन का मानना था कि सुल्तान का हृदय दैवी अनुकंपा की एक विशेष निधि है, इस कारण इसका अस्तित्व अद्वितीय है। 34वां क्वेश्चन है, इलबरी शासक जिसने दिल्ली सल्तनत में सिजदा, पाबोस और नौरोज प्रारंभ करवाए वह था बलबन। सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। बलबन के द्वारा ही जो है सिजदा एवं पाबोस और नौरोज ये त्यौहार जो है शुरू करवाए गए थे। 35वां क्वेश्चन है, अमीर खुसरो को सामान्यतः किस वाद्य यंत्र के लिए श्रेय दिया जाता है? तो इनको सितार के लिए श्रेय दिया जाता है। सी विकल्प सही हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मामलूक वंश का था? तो इसमें सी ऑप्शन से होगा, बलबन। सल्तनत कालीन शासक बलबन ये मामलूक वंश से संबंधित था। इसने 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी में दिल्ली पर शासन करने वाले सुल्तान 3 अलग अलग वंशों से संबंधित थे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह कुतुबी और इल्तुतमिश जो था वह शमसी और बलबन जो है बलबनी वंश की स्थापना की। शुरू में जो है इसे दास वंश का नाम दिया गया क्योंकि इस वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक दास था। बाद में इतिहासकार हबीबुल्लाह ने इन्हें मामलूक वंश कहा है। अगला जो क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। सबसे पहला दिया गया है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक कृषि के विभिन्न विभागों की ये स्थापना किया था। तो यहाँ पे एक हो जाएगा। तीसरा फिर है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक उद्योग कार्यालय की स्थापना किया था। बी का हो जाएगा चौथा। और सी है बलबन। बलबन ये राजमुकुट की प्रतिष्ठा का पुनरुत्थान किया था। सी का हो जाएगा दूसरा। और अलाउद्दीन खिलजी सही माप के आधार पर भूमिकर का इसने निर्धारण किया था। डी का हो जाएगा पहला। 3 4 2 1 3 4 2 1 ये विकल्प ही सही हो जाएगा यहाँ। 38वां क्वेश्चन है, यहाँ भी कूट के माध्यम से बताना है कौन सा विकल्प सही होगा, आपको मिलान करना है। तो सबसे पहले है दीवान ए रिसालत। तो दीवान ए रिसालत यह धार्मिक मामलों का विभाग कहलाता था।
तो ए का हो जाएगा तीसरा। फिर दीवान ए कोही, दीवान ए कोही एक कृषि विभाग से संबंधित था, बी का हो जाएगा पहला। दीवान ए इंसा, ये पत्राचार विभाग को कहा जाता था, तो सी का हो जाएगा चौथा। और दीवान ए अर्ज, ये सैन्य मामलों का विभाग था, डी का हो जाएगा दूसरा। 3-1-4-2, 3-1-4-2 आपका सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, गुप्तकालीन विष्णु की बराह अवतार प्रतिमा कहाँ है? तो यह है उदयगिरी गुफा, ये विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के उपासक थे और उदयगिरी गुफा से भगवान विष्णु के बराह अवतार की प्रतिमा मिलती है। इन गुफाओं का निर्माण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करवाया था। 40वां क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के काल में शाही राज्य की राजधानी स्थित थी? वह था उद्भानपुर में, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। महमूद गजनवी के काल में शाही राज्य की राजधानी उद्भानपुर थी और महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में हुआ था। इस आक्रमण के फलस्वरूप उसने कुछ सीमांत किलों पर अधिकार कर लिया। इसके अंतर जो है वह हिंदू शाही राज्य के राजा जयपाल के विरुद्ध अभियान भी छेड़ दिया था। 41वां क्वेश्चन है, अरबों द्वारा सिंध विजय का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह मिलता है चचनामा में, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 1216 ईस्वी में लिखी गई पुस्तक चचनामा, जो फारसी भाषा में लिखी गई थी, मूल रूप से अरबी का फारसी में अनुवाद है। इसमें सिंध विजय का उल्लेख मिलता है। और 42वां क्वेश्चन है, नाडू क्या था? तो नाडू यह एक प्रशासकीय विभाग था, यानी कि डी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। चोलकालीन प्रशासन में स्थानीय स्वशासन का पूर्ण विकास हुआ था, जिसमें नाडू एक प्रशासनिक इकाई थी तथा नाडू जिले के समान था और नाडू की सभा को नट्टार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो नट्टार कहा जाता था। 43वां क्वेश्चन है, चोल वंश के शासकों की महानता किस कार्य पर आधारित थी? तो वह था श्रेष्ठ शासन व्यवस्था के आधार पर, बी विकल्प सही हो जाएगा। श्रेष्ठ शासन प्रणाली चोल वंश के शासकों की महानतम उपलब्धि थी और उत्कृष्ट केंद्रीय प्रशासन के अतिरिक्त चोलों ने असाधारण शक्ति एवं क्षमता से युक्त स्थानीय स्वायत्तशासी ग्रामीण संस्थाओं का निर्माण किया। परांतक प्रथम के लेखों में उर सभा तथा महासभा एवं नगरम नामक संस्थाओं का भी विवरण प्राप्त होता है। 44वां क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसकी उपाधि है? तो यह है समुद्रगुप्त, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का जो विवरण हमें प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है, उसमें आर्यावर्त के राजाओं का उन्मूलन तथा सुदूर दक्षिण के राज्यों की विजय, उसकी उत्कृष्ट सैनिक प्रतिभा के परिचायक हैं। इतिहासकार स्मिथ ने लिखा है कि समुद्रगुप्त की वीरता पर मुग्ध होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उसकी एक उपाधि है अप्रतिरथ, भी जो है आपको कहीं कहीं देखने को मिलता है। 45वां क्वेश्चन है, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा कोष निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह है बयाना, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा कोष बयाना, जो कि राजस्थान में है, और बयाना से 1821 ईस्वी में सोने के सिक्कों का भारी ढेर प्राप्त भी हुआ था। 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग कंटक शोधन से संबंधित था? तो वह है न्यायपालिका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। न्यायपालिका विभाग कंटक शोधन से संबंधित था और मौर्य काल में न्यायालय मुख्यतः दो प्रकार के थे, पहला धर्मस्थी और दूसरा कंटक शोधन। 47वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था, जिसकी सदस्यों की संख्या थी, तो यहाँ पे जो है बी विकल्प से हो जाएगा 30। मौर्य काल में प्रमुख नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था और नगर शासन के लिए एक सभा होती थी, जिसका प्रमुख नगरक अथवा पूर्व मुख्य कहा जाता था। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है और पहली समिति विभिन्न प्रकार की औद्योगिक कलाओं का निरीक्षण करती थी, दूसरी समिति
विदेशी यात्रियों के भोजन, निवास तथा चिकित्सा आदि का प्रबंध करती थी। तीसरी समिति जनगणना का हिसाब रखती थी और चौथी समिति जो है नगर के व्यापार वाणिज्य की देखरेख करती थी। पांचवी उद्योग समिति थी जो बाजारों में बिकने वाली वस्तुओं में मिलावट को रोकती और मिलावट के अपराध में व्यापारियों को दंड दिलाती थी। छठी समिति कर समिति थी जो क्रय विक्रय की वस्तुओं पर कर वसूली करती थी। तो सदस्यों की संख्या कितना था? 30 हो जाएगा, बी ऑप्शन। 48वां क्वेश्चन है चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह वसुमित्र के द्वारा किया गया था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के काल में हुआ था और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया, जबकि उपाध्यक्ष अश्वघोष था। इस संगीति में बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटा गया, हीनयान और महायान। तो प्रश्न जो है पूछा जाता है हीनयान और महायान कब जो है 2 भागों में बटा? तो ये चतुर्थ बौद्ध संगीति में। 49वां क्वेश्चन है हर्ष के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शीलभद्र। और 50वां जो क्वेश्चन है नासिक व कार्ले की गुफाएं किसके राज्य में स्थित थीं? तो है सातवाहनों के काल में, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वैदिक काल में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अस्किनी। वैदिक काल में चिनाब नदी को अस्किनी के नाम से जाना जाता था। अन्य नदियों में रावी नदी को परुष्णी कहा जाता था, वर्तमान नाम रावी है। सतुद्री ये सतलज को कहा जाता था, सतलज नदी को। और बितस्ता ये झेलम नदी को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है रामायणीय संहिता संबंध है किससे? तो यह संबंधित है सामवेद से, सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। सामवेद की 3 शाखाएं हैं जो है, पहला है कौथुम संहिता जो कि गुजरात से संबंधित है, दूसरा है रामायणीय संहिता जो महाराष्ट्र से संबंधित है, और तीसरा जैमिनी संहिता जो कि कर्नाटक से संबंधित है। सामवेद की कौथुम संहिता सबसे अधिक प्रचलित है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अस्किनी यह किस नदी का प्राचीन नाम है? तो आपको अभी बताया गया है इसके पहले, अस्किनी ये चिनाब नदी का प्राचीन नाम है, तो यहाँ पे जो है सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंध थे। तो यहाँ सी विकल्प सही होगा, इराक। और 55वां क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में किस धातु की जानकारी मिलती है? तो कांस्य धातु की जो है जानकारी मिलती है, बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी इसीलिए कहा जाता है। और अगला जो क्वेश्चन है चावल के प्रमाण हड़प्पा कालीन संस्तरों से किस प्रदेश से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुआ गुजरात से, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और 57 नंबर क्वेश्चन है आपका कालीबंगा जहाँ प्राक हड़प्पा संस्कृति के अनेक स्थल पाए गए हैं, निम्नलिखित किस क्षेत्र में स्थित था? तो यहाँ पे सी विकल्प सही होगा, राजस्थान में। और अगला जो क्वेश्चन है सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो यहाँ पे सी विकल्प सही हो जाएगा, लोहा का। और अगला क्वेश्चन है आपका सही युग्मों को सुमेलित करना है और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। तो सबसे पहला दिया गया हड़प्पा, तो हड़प्पा का संबंध हो जाएगा सवाधान और R37, ए का पहला हो जाएगा यहाँ। फिर है लोथल, लोथल का संबंध हो जाएगा गोदीवाड़ा से, बी का हो जाएगा दूसरा। और कालीबंगा का संबंध हो जाएगा जुता हुआ खेत से, सी का चौथा। और मोहनजोदड़ो का संबंध हो जाएगा नर्तकी की मूर्ति से, तो यहाँ पे डी का हो जाएगा तीसरा। 1 2 4 3, 1 2 4 3 आपका बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ भी सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले दिया गया है पूरा पाषाण काल का संबंध हो जाएगा नदी तट अधिवास से, ए का दूसरा। मध्य पाषाण काल का संबंध हो जाएगा शैलाश्रय अधिवास से, बी का तीसरा। फिर नव पाषाण काल का संबंध हो जाएगा गर्त अधिवास से, सी का चौथा। और ताम्र पाषाण काल का संबंध हो जाएगा कच्चे एवं पक्के मकान से, कि डी का पहला। 2 3 4 1, 2 3 4 1 यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से किन्हें भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये है रॉबर्ट ब्रूस फूट। बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। रॉबर्ट ब्रूस फूट एक ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक थे। ये जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध ब्रूस फूट ने सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के खोज की शुरुआत की। और अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रमुख धातु थी? तो आपको पहले ही बताया जा चुका है, तांबा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। सर्वप्रथम जिस धातु को जो है औजारों हेतु प्रयोग किया गया वह तांबा थी। और अंतिम क्वेश्चन है ये, किसके नेतृत्व में ASI द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन आरंभ किया गया? तो ये किया गया था एलेक्जेंडर कनिंघम। ASI द्वारा भारत में सर्वप्रथम एलेक्जेंडर कनिंघम ने उत्खनन कार्य जो है शुरू करवाया था। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सांस्कृतिक विरासतों के पुरातात्विक अनुसंधान तथा संरक्षण के लिए संगठन है। इसका प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का रख रखाव करना है। इसकी स्थापना 1861 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका जो है भारतीय इतिहास, जो कि आपके TGT और PGT दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चौथा ये प्रैक्टिस सेट था। इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट जो है अपलोड हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप उसे भी देख सकते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।